नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आईटी टेंस की यूनिट 3 के अंतर्गत हम बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग की। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही इनका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले हमने दो यूनिट को कवर कर लिया है। यूनिट फर्स्ट जिसके अंतर्गत आपको ई गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी देखने को मिला। उसके बाद आपको मिला दूसरा यानी कि यूनिट सेकेंड जिसके अंतर्गत आपको ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। आई होप आपने उन सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा। इसके पहले आपको जो है कंप्लीट वीडियो देख लेना है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद उसकी पीडीएफ भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो तो उससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं पहला क्वेश्चन जिसके अंतर्गत पूछा है वायरलेस तकनीक को समझाइए। अब वायरलेस तकनीक है क्या, उसके बाद उसके प्रकार पूछा है, जैसे कि ब्लूटूथ है, वाईफाई है, वाईमैक्स है और लाईफाई है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके। तो पहले तो बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्या, यानी कि वायरलेस तकनीक है क्या। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है जो कि बिना तार यानी कि बिना वायर के ये चलता। बिना वायर के चलेगा मतलब सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा बिना वायर के, जिसके अंतर्गत उसको देखने को मिल जाता है रेडियो तरंगे हो जाती है, दूसरा हो जाता है माइक्रोवेव्स, तीसरा हो जाता है इंफ्रारेड सिग्नल। तो इन सभी संसाधनों का या इन सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो डाटा और सूचनाएं भेजी जाती है उसे हम बोल देते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। यहाँ सबसे पहले बात करें हम ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है आपके आसपास जो छोटा सा नेटवर्क होता है जिसे हम पैन बोल देते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये शॉर्ट रेंज का मतलब लगभग 10 मीटर के आसपास ये देखने को मिल जाता है। अच्छा जो स्पीड है वो 10 मीटर के अंतर्गत, यानी शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बोल देते हैं, जिसके अंतर्गत 2.4 गीगाहर्ट्ज आईएसएम यानी कि इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड का ये उपयोग करती है। और इसका उद्देश्य विभिन्न जो पर्सनल डिवाइसेस है उनके बीच में डाटा का आदान प्रदान करना है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया। तो आप देख सकते हैं अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत वो कंप्लीट रूप से ब्लूटूथ से जुड़ा होता है। जैसे साउंड सिस्टम की बात करें, लैपटॉप की है, डेस्कटॉप की है, प्रिंटर है, टैबलेट है, मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट बैंड है, ईयरफोन है, ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से कनेक्ट है, ब्लूटूथ के माध्यम से। तो आप जब भी कोई आंसर लिखे तो आप इस प्रकार का एक डायग्राम बना दीजिए, तो उससे आपके नंबर काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे दूरी मान लो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूटूथ अच्छा हुआ तो 100 मीटर तक का रेंज हो सकता है। पर मैंने आपको बताया नॉर्मली जो मोबाइल और जो हमारे आसपास के जो ब्लूटूथ सिस्टम होते हैं वो 10 मीटर के आसपास अच्छा डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। स्पीड 1 MB पर सेकेंड से लेकर 3 MB पर सेकेंड तक होती है, यानी कि इसके वर्जन आप देखोगे तो ब्लूटूथ पहले बहुत पुराना वर्जन आता था, अभी की डेट में देखें तो ब्लूटूथ 5.4 आने लगा है। तो यहाँ ब्लूटूथ 5.0 की बात करें तो 50 MB तक की स्पीड हो सकती है पर सेकेंड। उपयोग क्या है, मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, वायरलेस कीबोर्ड, माउस, स्पीकर है, इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह कम ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी सिक्योर पेयरिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके उपयोग वायरलेस हेडफोन, स्पीकर के लिए, कीबोर्ड, माउस आदि जो पर्सनल डिवाइस उनको कनेक्ट करने के लिए होता है। अब दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसकी अगर बात करें तो वो हमको देखने को मिल जाती है वाईफाई। वाईफाई का मतलब हो जाता है वायरलेस फिडिलिटी। अब ये वायरलेस फिडिलिटी क्या है, तो एक प्रकार से ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम बिना वायर के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी ये प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक के बैंड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप हॉटस्पॉट देखना, अपने हॉटस्पॉट में जाकर देखोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। वाईफाई के माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और विभिन्न नेटवर्क उपकरणों को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो वाईफाई आप उपयोग भी करते होंगे, इसके बारे में आप अपने हिसाब से और लिख सकते हैं। इसकी जो दूरी होती है 100 मीटर तक ये काम करता है। वाईफाई की स्पीड 11 MB पर सेकेंड यानी वाईफाई 4 में मिलता था ये, और 9 GB यानी कि 9.6 GB पर सेकेंड तक वाईफाई 6 में स्पीड देखने को मिल जाती है, यानी काफ़ी तेज़ है। इसका उपयोग घर यानी कि हाउस में, ऑफिस में और सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। घर, ऑफिस, इंटरनेट के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त फ्री वाईफाई, कैफ़े है, मॉल है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है वाईफाई का। इसके अलावा वाईमैक्स की बात करें तो आज की डेट में आपने देखा होगा जो जियो का फाइबर आ गया है, जियो का फाइबर बोले तो जिसके अंतर्गत आपको बिना वायर के घर में एक रिसीवर लगा दिया जाता है घर के ऊपर आउटडोर में, और वो टावर से क्या कर लेता है, बिना वायर के रिसीव कर लेता है। तो वो एक प्रकार से वाईमैक्स का ही उदाहरण है, जिसका मतलब हो जाता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो इसका फुल फॉर्म है और यह हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड तकनीक है।
मतलब आज की डेट में देखो तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है दूरस्थ स्थानों के लिए, पर थोड़ा सा महंगा होता है। और जब तेज़ चलेगा और बिना वायर के चलेगा तो थोड़ा सा महंगा होगा। टीवी का कनेक्शन साथ में मिल रहा है इसके, ठीक है। हालांकि इंटरनेट बस भी मिल जाता है, पर कंपनी के आधार पर डिपेंड करता है। तो व्यापक क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका जो प्रोटोकॉल हो जाता है वो IEEE 802.16 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसका जो प्रोटोकॉल है। ईथरनेट के भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हो जाते हैं, जैसे 802.3 देखने को मिल जाता है, 2 देखने को मिल जाता है, 4 है, इस प्रकार। इसकी दूरी की अगर बात करें तो 30 मील है। 30 मील मतलब 50 किलोमीटर से तक का जो इंटरनेट प्रदान कर सकता है ये। इसके अलावा वाईफाई वाईमैक्स जो है डाउनलोड स्पीड 40 MB/सेकंड तक हो सकती है। बड़े क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, दूर दराज के क्षेत्र में। तो उपयोग आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका लाईफाई है। तो लाईफाई की अगर बात करें तो लाइट फिडिलिटी, जैसे वायरलेस था, वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई, ऐसे लाइट फिडिलिटी है। लाइट फिडिलिटी का मतलब जहाँ भी एलईडी का उपयोग करके, ये जैसे एलईडी यहाँ पे जल रही है तो इसी में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि जहाँ तक एलईडी का लाइट जाएगा वहाँ तक इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। तो इस प्रकार की तकनीक को बोल देते हैं लाइट फिडिलिटी। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है लाइट के माध्यम से। एलईडी बल्ब के जरिए डेटा ट्रांसफ़र होता है और इंफ्रारेड लाइट और विजिबल लाइट का इस्तेमाल करती है। इसकी स्पीड की बात करें तो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड इसकी 1 GB/सेकंड से ले अधिक हो सकती है। सिक्योरिटी की बात करें तो लाइट की तरंगें दीवारों से नहीं गुजरती, इस कारण बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और लाईफाई का उपयोग जो है घर में यानी कि हाउस में, ऑफिस में देखने को मिल जाता है। पब्लिक प्लेसेस में हाई इंटरनेट स्पीड के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। लाईफाई का उपयोग आप पढ़ सकते हैं, सब में आप डिफरेंस देख लीजिए। देखिए ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, लाईफाई में ये डिफरेंस वाला टेबल आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा आंसर में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको मोबाइल नेटवर्क। तो मोबाइल नेटवर्क है क्या, और साथ में 1G से लेकर 5G, यहाँ तो 2G पूछा है पर 1G से हमको पढ़ना है। तो 1G आपका टेबल मैं दिखा दूंगा अभी। तो 2G से लेकर 5G तक की विशेषताओं को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क है क्या। तो मोबाइल नेटवर्क का मतलब हो जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन चलता है, जैसे आपके मोबाइल में बिना वायर के सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। ये जिससे मोबाइल डिवाइस बिना किसी तार के एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए जुड़ पाते हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार की जनरेशन देखने को मिली 1 से लेकर 5G तक की। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लो 1G की बात करें तो 1G इस प्रकार के फ़ोन हुआ करते थे, देखिए एंटीना लगा होता था। 2G में भी एंटीना लगा होता था, पर 3G से एंटीना गायब हो गया है। तो यहाँ देखोगे तो 1G की जो स्पीड थी साइकिल की रफ्तार के जैसी थी, और 2G की स्पीड स्कूटर की रफ्तार बन गई, उसके बाद कार की रफ्तार बन गई, फिर एरोप्लेन, और फिर आपकी रॉकेट बन गई। तो एरोप्लेन से ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है, रॉकेट या मिसाइल। तो इस प्रकार इनके जो चेहरे भी है बदलते गए और इनकी स्पीड भी बदलते गई। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं ओवरव्यू इनका। तो पहले 1G की बात करें तो 1G में जो सिग्नल हुआ करते थे वो एनालॉग हुआ करते थे। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से तरंगे के माध्यम से चल रहा है, मतलब एनालॉग वॉइस कॉल होता था 1980 के आसपास में। फिर आ गया 2G। 2G में डिजिटल वॉइस कॉल आ गया, साथ में SMS की फैसिलिटी आ गई। 0 और 1 की टेक्नोलॉजी में काम करने लगे 1990 के दशक के आसपास। 3G आया तो मोबाइल में इंटरनेट भी आ गया, स्मार्टफोन कहे जाने लगे, ठीक है। क्लाउड आधारित काम होने लगा यहाँ पे 2000 के आसपास में। फिर 4G आया, तो 4G तो अभी आया 2016, मतलब 2010 और 2020 के आसपास में। तो आप देख सकते हैं फास्ट मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी और वोल्टी देखने को मिल जाता है। अच्छा, वोल्टी और LT का फुल फॉर्म आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा 5G की बात करें तो 5G आया 2020, मतलब 2020 से 30 के बीच में हम समझ सकते हैं। तो एनहेंस गीगाबाइट इंटरनेट यहाँ देखने को मिला, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये क्रम है, कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं एक ओवरव्यू के माध्यम से। थोड़ा और डिस्क्राइब इनको करते हैं हम। तो 2G 1G हम देख लिए यहाँ पे किस प्रकार का काम करती थी, 2G से देख लेते हैं। तो 2G में 1900 एक बात है यहाँ पे, 1980 से 90 के बीच में 1G था, परंतु उसके बाद 90 के बाद क्या आया, 2G आया। तो 2G में जो स्पीड हुआ करती थी 64 KB/सेकंड से लेकर 128 KB/सेकंड तक, काफ़ी सीमित हुआ करती थी। वॉइस कॉलिंग यहाँ पे देखने को मिला, डिजिटल रूप से SMS हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर GSM की फैसिलिटी आ गई, और CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस की। छोटे क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, बड़े क्षेत्रों में धीमी स्पीड यहाँ पे मिल जाती थी, ठीक है। कहा किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है तो वो आप एक देख सकते हैं। 3G की बात कर लेते हैं। 3G मतलब थर्ड जनरेशन, ये 2000 के आसपास यहाँ शुरुआत देखने को मिल जाती है। हाई स्पीड मोबाइल डेटा जो GPRS हम बोल सकते थे। GPRS का फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यहाँ पर सपोर्ट किया जाता था। 2 MB से 5 MB तक की स्पीड मिल जाती थी। किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता था, वॉइस कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के
के लिए, मोबाइल इंटरनेट के लिए, मल्टीमीडिया मैसेजिंग के लिए, ठीक है। और प्रमुख तकनीक हम देखें तो यूएमटीएस यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, CDMA 2000 यहाँ पे देखने को मिला। अधिक डेटा ट्रांसफ़र स्पीड और बेहतर नेटवर्क कवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाने लगा। फोर्थ जनरेशन 4G जिसे हम बोल देते हैं, 2010 के आसपास इसे लागू किया गया। HD वीडियो स्ट्रीमिंग, हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ 100 MB से लेकर 1 GB तक की स्पीड मिलने लगी। और वॉइस कॉलिंग के लिए वोल्टी यहाँ देखने को मिलने लगा। मोबाइल इंटरनेट, HD वीडियो स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब जैसे यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो स्ट्रीमिंग कही जाती है। LTE लॉन्ग टर्म एवुलेशन, बाईमैक्स यहाँ देखने को मिला। और कम लेटेंसी और जो हाई स्पीड डेटा है वो देखने को मिलने लगा। इसके बाद 5G की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन 2020 के प्रारंभ में इसको उपलब्ध करा दिया गया। मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा लो लेटेंसी और मैसिव IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है और 4G से कहीं अधिक है। अभी ट्रायल में चल रहा है, परंतु आगे जाकर जो है जब 6G आएगा तो ये फाइनली यहाँ पे सही रूप से चलने लगेगा। उसके बाद देखिए 1 GB से लेकर 10 GB तक की स्पीड यहाँ पे मिल जाती है। वॉइस कॉलिंग, VoNR देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा फास्ट मोबाइल इंटरनेट, मैसिव IoT यहाँ देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ तकनीक है, रेडियो, न्यू रेडियो यानी कि NR, MM वेव्स, मिलीमीटर वेव यहाँ देखने को मिल जाता है। सब 6 गीगाहर्ट्ज़ का डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग देखने को मिल जाती है। इसके बाद इनमें सब में आप कंपैरिजन टेबल बना सकते हैं सबका इस प्रकार से, तो आपको थोड़ा मतलब जो है नंबर और अच्छे मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, इसके लाभ बताइए, इसकी चुनौतियाँ यानी कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि एडवांटेजेस भी बताना है और इसके चैलेंजेस भी बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट और अन्य तकनीकी सेवाओं का उपयोग किसके माध्यम से करा जा रहा है, मोबाइल के माध्यम से। तो मोबाइल डिवाइसेस का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट और अन्य सूचना तकनीक सेवाओं के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप। जब ऐसा हम उपयोग कर रहे हैं तो इसको हम बोल देते हैं क्या, मोबाइल कंप्यूटिंग। इनके द्वारा बिना किसी स्थिर कनेक्शन के इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बिना वायर के इसका उपयोग कर सकते हैं हम, बिना एक जगह रुके। इसमें डेटा ट्रांसफ़र, इंटरनेट की ब्राउजिंग, ईमेल सेंड करना, विभिन्न एप्लीकेशंस का उपयोग करना, इस सारी चीज़ें शामिल है। जबकि उपयोगकर्ता जो यूज़र होता है कहीं भी और कभी भी मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन है, पोर्टेबल डिवाइस के माध्यम से काम करता है, जिससे उपयोगकर्ता यानी कि जो यूज़र होता है वो अपनी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से कहीं भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, तो इसी को हम बोल देते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। आज की डेट में हर बंदा मोबाइल कंप्यूटिंग का उपयोग कर रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल हर एक के पास में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए एक मोबाइल जो है दूसरे मोबाइल से कहीं भी किसी भी समय आप जो है वाईफाई, ब्लूटूथ, बाईमैक्स या फिर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम मोबाइल कंप्यूटिंग की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसको आप डायग्राम इस प्रकार बना दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। इसके कुछ एलिमेंट्स यानी कि इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के घटक जिन्हें हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मोबाइल हार्डवेयर चाहिए, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या अन्य पोर्टेबल डिवाइस। दूसरा, मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS एप्पल के फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड चाहिए आपके लिए जो नॉर्मल फ़ोन आते हैं, और अन्य सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे वाईफाई चाहिए, 3G 4G 5G के अंतर्गत कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र और सिंक्रोनाइजेशन, जैसे इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, आप इनको दर्शा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल कंप्यूटिंग के लाभ देखिए तो स्थान और समय की स्वतंत्रता रहती है, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल जाता है, सुविधाजनक रूप से इंटरनेट का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिल जाता है, कई मोबाइल एप्लीकेशन हम इनमें उपयोग कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग के है, शॉपिंग के है, सोशल मीडिया है। बिजनेस प्रोसेस में सुधार हो गया है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो है व्यक्तिगत और जो प्रोफेशनल है उन कार्यों में सुधार देखने को मिल जाता है। तो ये आप मुख्य हेडिंग डाल के इनको आप समझा सकते हैं। कभी भी आप इस प्रकार नहीं समझाइए जो मैं यहाँ पर दर्शा दिया हूँ। सबसे पहले आपको जितने भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर 2 3, तो इनको सबको लाइन बाय लाइन एक एक करके आप ऐसे दर्शा दीजिए, और दर्शाने के बाद एक एक करके ऐसे हेडिंग डाल के इनको समझाना है, तब आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। उसके बाद आपको मोबाइल कंप्यूटिंग के इम्पैक्ट यानी कि इसके प्रभाव या इसके चैलेंजेस हमको देखने को मिल जाते हैं। इनको भी आप पॉइंट पॉइंट के हिसाब से समझा दीजिए बुलेट्स में, और फिर एक एक करके डिस्क्राइब कीजिए। तो डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता यहाँ देखने को मिल जाती है।
पर खतरा भी है। मतलब जैसे डेटा इंक्रिप्शन नहीं है तो खतरा कैसे कि भाई डेटा चोरी होने का डर है, हैकिंग का डर है, ठीक है, बीच में डेटा को ब्रीच कर दिया जाता है, तो ये डर हमेशा बना रहता है। इसलिए मोबाइल कंप्यूटिंग में डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। नेटवर्क की कनेक्टिविटी, कभी नेटवर्क कमज़ोर होता है तो हमारा जो काम है वो धीरे हो जाता है, यानी कि बहुत स्लो हो जाता है, तो सिग्नल कमज़ोर हो सकता है। फिर बैटरी, बैटरी की बात करें, मोबाइल में बैटरी होती है और कभी भी देखिए हम कहीं ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो बैटरी के कारण जो है हमारे काम रुक सकते हैं। फिर हैवी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिससे डाटा भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, और मोबाइल में जो है लोड भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये दिक्कत भी देखने को मिल जाती है। डिवाइस और सॉफ्टवेयर अपडेट की समस्या हमेशा बने रहती है। अगर डिवाइस अपडेट नहीं है तो एरर और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लिमिटेड स्क्रीन साइज़, मतलब मोबाइल में आप देखोगे 6.7 के आसपास की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो लिमिटेड स्क्रीन साइज़, अगर बड़े मोबाइल पर मतलब बड़े स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं कुछ बड़े डेटा पे, तो हमको मोबाइल में थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ये हो जाता है हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग के लाभ, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है और उसके चैलेंजेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आप इनको पढ़कर और लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमको मिलता है सिम कार्ड का मैनेजमेंट। पहले तो बात कर लेते हैं सिम कार्ड है क्या। तो सिम कार्ड क्या है? सिम कार्ड आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में यूनिक मतलब एक प्रकार से यूनिक नंबर प्रोवाइड होता है जिसके थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। साथ ही उसमें जो है आप इंटरनेट उपयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए एक यूनिक नंबर उपयोग किया जाता है, ठीक है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड इसे हम बोल देते हैं। तो ये एक मिनी सिम कार्ड आता था, फिर उसके बाद माइक्रो आ गया, फिर नैनो आ गया, नैनो के बाद ई सिम आ गया। आजकल एम्बेडेड सिम आने लगी है, मतलब मोबाइल लो, मोबाइल के साथ में एम्बेडेड सिम। सिम चोरी होने का कोई खतरा नहीं है, सिम गिरने का कोई खतरा नहीं है, तो ई सिम यहाँ काम करती है। अभी नैनो सिम ज़्यादा चल रही है हर एक मोबाइल में, 2 सिम लग जाती है, 1 सिम लग जाती है। इसे नैनो सिम को 4FF बोलते हैं, माइक्रो सिम को 3FF और मिनी सिम को 2FF बोला जाता है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। तो सिम कार्ड मैनेजमेंट यानी इसका मतलब हो जाता है इसकी देख रेख और इसको ऑपरेट करना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। जैसे सिम कार्ड के लिए विभिन्न जो एस्पेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि आधिकारिक जानकारी, डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और जो यूज़ है उसका कंट्रोल करना होता है, सारे मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सिम कार्ड का उपयोग स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिवाइसेस में, यहाँ तक कि लैपटॉप में भी किया जाता है कहीं कहीं, ठीक है। यह मोबाइल ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया जाता है। सिम कार्ड का मुख्य कार्य नेटवर्क से जुड़े रहने और नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़े सेवा जो पैकेज होते हैं या सर्विस पैकेज उसको सक्रिय करने के लिए होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल कार्ड मैनेजमेंट के लिए मुख्य घटक सिम एक्टिवेशन। तो सिम एक्टिवेशन क्या है? जब भी हम खरीदते हैं तो उसे एक्टिवेट कराना होता है, ठीक है। जैसे यूएसएसडी कोड, एसएमएस या ऑनलाइन एक्टिवेशन के माध्यम से, और आधार कार्ड के माध्यम से भी एक्टिवेट होता है। आपको देखने को मिला होगा जब आप नई सिम कार्ड लेते हैं तो उसमें आपको चीज़ें देखने को मिल जाती होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सिम डीएक्टिवेशन। जब मोबाइल गुम जाता है तो डीएक्टिवेशन की ज़रूरत हमको पड़ती है। कॉल सेंटर में हम कॉल करते हैं, जो हमारे मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जियो है, आइडिया है, जो भी है, तो उनको कॉल करके हमको सिम को डीएक्टिवेशन कराना होता है। सिम कार्ड की जानकारी को अपडेट कराना, जैसे उपयोगकर्ता यूज़र का नाम, कभी कभी किसी और दूसरे के नाम से हमने सिम ले लिए होते हैं पर हमको हमारा अपडेट कराना होता है, तो आधार कार्ड जमा करके या आईडी जमा करके हम इसको अपडेट करा सकते हैं। सिम कार्ड लॉकिंग और अनलॉकिंग, लॉक कराना, अनलॉक कराना, ये भी विशेष प्रकार का काम है। जब नेटवर्क बदलता है या फिर आप जो है मोबाइल गुम जाता है, सिम कार्ड गुम जाता है, तब ये स्थिति आती है। फिर सिम प्रोफाइल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरनेट एक्सेस पॉइंट यानी कि एपीएन, हाँ, सर्विस सेटिंग, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। सिम की सिक्योरिटी, जैसे पिन कोड है, पीयू की कोड है, इनक्रिप्शन, पुराने मोबाइल में आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती थी। इसके बाद सिम कार्ड मैनेजमेंट के लाभ क्या है? नेटवर्क एक्सेस और पहचान, यानी कि नेटवर्क सेवाओं जैसे कॉलिंग, इंटरनेट, एसएमएस का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिम कार्ड में एन्क्रिप्शन और पिन कोड जैसी सुरक्षाएँ, सिक्योरिटी सुविधाएं होती है जो उपयोगकर्ता यानी जो यूज़र होता है उसकी पहचान को सुरक्षित रखती है। मोबाइल नेटवर्क सेवाओं का बेहतर उपयोग यहाँ देखने को मिल जाता है। सुविधा सेवा परिवर्तन है, सुविधाजनक सेवा परिवर्तन ये देखने को मिल जाता है। सिम कार्ड मैनेजमेंट की चुनौती देखें तो यहाँ देखें सिम कार्ड हानि यानी कि थेफ्ट, चोरी हो जाता है, तो उसके कारण ये जो है हमको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अप्रासंगिक या गलत सेटिंग, सिम कार्ड की नेटवर्क सेटिंग ठीक नहीं है तो उसके कारण ये देखने को मिल जाता है। सिम कार्ड लॉकिंग अनलॉकिंग की समस्या, सिम कार्ड पर अधिक डेटा स्टोर करने की समस्या, तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो आप पढ़ सकते हैं एक बार और अपने एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी यूनिट के अंतर्गत हमको देखने मिल जाता है आईपी टेलीफोनी। आप मोबाइल से कॉल करते हैं, मान लो ए पर्सन जो है किसको कॉल कर रहा है, बी को, किसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। पर हम मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, मोबाइल का उपयोग ना करके हम इंटरनेट के जरिए क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अगर कॉल करते हैं और बातचीत करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी, यानी कि आईपी टेलीफोनी। आज की डेट में आप जो है व्हाट्सअप से वॉइस कॉल करते हैं ना, तो वॉइस कॉल अगर करोगे तो अगर सिम भी नहीं है तो वॉइस कॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। तो इसी को हम बोल देते हैं आईपी टेलीफोनी, यानी कि आईपी प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके वॉइस कॉल करने की प्रक्रिया को कैपेबल बनाता है। इसका मतलब है पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क की बजाय हम वॉइस कॉल और डेटा इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। आईपी टेलीफोनी वॉइस और मल्टीमीडिया डेटा को पैकेट स्विचिंग के माध्यम से भेजती है, जो इंटरनेट नेटवर्क की संरचना का हिस्सा है। इसे अक्सर वॉइस ओवर आईपी यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या वीओआईपी कहा जाता है, जो वॉइस डेटा को डिजिटल पैकेट में बदलकर इंटरनेट के माध्यम से भेजता है। ठीक है, आज की डेट में आपने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे कॉल वाले ऐप आ गए हैं, तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम आईपी टेलीफोनी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तरफ से इंटरनेट के माध्यम से हमने कॉल करे हैं। उसके बाद इसके कुछ घटक है, जैसे आईपी फ़ोन देखने को मिल जाता है। आईपी फ़ोन का मतलब हो जाता है विशेष प्रकार का फ़ोन है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क की बजाय ये उपयोग करते हैं, जैसे वाईफाई और इथरनेट। फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल गेटवे की बात करें, गेटवे मतलब मीडिएटर होता है। फिर सॉफ्ट फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब नॉर्मली सॉफ्ट फ़ोन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ चलेंगे हम तो आपको सॉफ्ट फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको सॉफ्ट फ़ोन दिखा देता हूँ। ये देखिए सॉफ्ट फ़ोन, मान लीजिए ये वाला फ़ोन है, ये फ़ोन है। ठीक है, ये फ़ोन आपका फिजिकल फ़ोन है। पर अगर सॉफ्ट फ़ोन की बात करें तो सॉफ्ट फ़ोन जो होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई फ़ोन होता है जो सॉफ्ट फ़ोन, जैसे इस प्रकार आप देखोगे तो ये फ़ोन जैसा ही दिखेगा, पर ये फ़ोन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर वाला फ़ोन है, इसलिए इसे सॉफ्ट फ़ोन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको आईपी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। फिर इसके मुख्य कार्य की बात करें तो वॉइस डेटा को पैकेट में बदलता है, डेटा पैकेट्स का इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफ़र करता है, पैकेट्स का पुनः संयोजन करता है, उसके बाद साउंड सिग्नल का उत्पादन करता है। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ कार्य जो सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। फिर इसके लाभ देखें तो कम लागत यहाँ पे हो जाती है, यानी कि कॉस्ट नहीं लगती ज़्यादा, सुविधाजनक मोबिलिटी, उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबल है, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है, मल्टी फंक्शनल होता है। उसके बाद इसके कुछ चुनौतियाँ यानी कि इसके कुछ चैलेंजेस देखें तो हमेशा नेटवर्क पर निर्भरता देखने को मिल जाती है। भाई इंटरनेट नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है आईपी टेलीफोनी संभव नहीं है। सिक्योरिटी की टेंशन रहती है, सिक्योरिटी यहाँ कम देखने को मिल जाती है, जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, फिशिंग की समस्या मिल जाती है। फिर हाई पिंग और कॉल ड्रॉप की समस्या देखने को मिल जाती है, मतलब लेटेंसी जो है कम हो जा लेटेंसी ज़्यादा हो जाती है, मतलब देर लगती है। हम कॉल करते हैं तो देर से, आप देखे होंगे जब आप व्हाट्सअप से वॉइस कॉल करते हैं तो जब आप बोल देते हैं सामने वाले के पास थोड़ा देर से जाता है, यानी कि कॉल ड्रॉप और गड़बड़ी होने की समस्या देखने को मिल जाती है। आवश्यक और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हो जाता है आपका आईपी टेलीफोनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम देखें जीआईएस, आईएसपी और एडॉक नेटवर्क देखने को मिल जाता है। तो जीआईएस जब आप गूगल के माध्यम से, मैं आपको दिखाता हूँ सीधे प्रैक्टिकल, यहाँ चलते हम और हम चलते हैं यहाँ देखिए गूगल मैप की सहायता से हम देखते हैं। जैसे यहाँ चले, ये देखिए गूगल मैप हमारे पास में, और गूगल मैप हमको अलग अलग तरीके से डेटा को दिखाने का काम करता है पूरे। देखिए ये हो गया हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के माध्यम से हम देखते हैं हमारा प्यारा भारत। चलिए भारत को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको भारत, यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया है वो दिख रहा है, और भारत कहाँ दिखेगा, ये देखिए हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत में हम चलते हैं कहाँ पे, हम देखते हैं, चलिए हमारी सिटी छिंदवाड़ा। तो यहाँ देखिए जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमको देखिए पूरा कंप्लीट रूप से दिख रहा है। अब इसमें कंप्लीट में हमको देखिए ये जो भी चीज़ें हमको दिख रही है, देखिए यहाँ बिल्डिंग से दिख रही है, सड़कें दिख रही है, ठीक है, कोई पार्क वगैरह या जो भी चीज़ हमको दिख रही है पूरा एक साथ दिख रही है। पर एक साथ दिख रही है तो ऐसा थोड़ी कि एक साथ ही होगी, एक साथ नहीं है। तो ये क्यों नहीं है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो इस लेयर में भी जाकर देखोगे तो देखिए इस प्रकार से आप जो है मैप के माध्यम से देख सकते हैं, सैटेलाइट माध्यम देख सकते हैं, ट्रैफिक है, ट्रांजिट है, बाइकिंग है, और मोर लेयर आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी लेयर यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको, जो आपको जीआईएस मतलब
ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे बोला जाता है, जिसके अंतर्गत मैप है, रिपोर्ट है और डेटा का विश्लेषण करना शामिल हो जाता है। तो जीआईएस के अंतर्गत हमको जो रियल वर्ल्ड है वो इस प्रकार का दिखता है, पर जीआईएस में आप देखोगे तो हर चीज़ को अलग से कैप्चर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डाटा यहाँ दिखेगा, फिर वाटर बॉडीज अलग दिखेगी, बाउंड्रीज अलग दिखेगी, रूट्स यानी रास्ते अलग दिखेंगे, बिल्डिंग्स अलग दिखेगी, उसके बाद एलिवेट किया जाएगा सारी चीज़ों को, एलिवेशन, उसके बाद जो है फुल व्यू इस प्रकार का दिखता है जो हमने अभी सैटेलाइट व्यू में देखा है। तो ये जीआईएस के अंतर्गत इतनी सारी लेयर काम करती है, रियल वर्ल्ड को इस प्रकार अलग अलग टुकड़ों में ये बांटता है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि कंप्यूटर आधारित एक सिस्टम है जो ज्योग्राफिक डेटा को स्टोर करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको मैनेज करता है और उसको पर जो है आपको डिस्प्ले कराता है, यानी डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित कराता है। तो इन सभी काम के लिए यूज़ किया जाता है जीआईएस। या विभिन्न प्रकार के जो स्थानिक डेटा होते हैं उसको एकत्रित करता है, भौगोलिक और भौतिक स्थान को मापता है, जैसे कि मानचित्र को यानी मैप को, रिपोर्ट को और विश्लेषण का निर्माण किया जाता है। तो आप इस प्रकार ये बनाकर अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या है? मैप बनाना यानी मानचित्र बनाना, डेटा का विश्लेषण करना और जो नैतिक और संकट प्रबंधन है उसका मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़। जैसे गूगल मैप आप देख सकते हैं, आर्क जीआईएस जो मैंने अभी दिखाया आपको गूगल मैप। इसके अलावा आईएसपी की बात करें, ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। जैसे इंटरनेट है हमारे तक तो सीधे नहीं आ सकता, तो किसके माध्यम से आता है? एक संस्थान या एक संस्था के माध्यम से आता है, एक कंपनी के माध्यम से आता है। तो एक कंपनी जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है उसे हम बोल देते हैं आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे डीएसएल है, फाइबर ऑप्टिक है, केबल, ये सारे कनेक्शन ये प्रोवाइड करती है। आज की डेट में आईएसपी की बात करें तो अलग अलग है। जैसे जियो की बात करें, ये आईएसपी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कॉल और इंटरनेट दोनों सेवा प्रदान कर रहे हैं। आईएसपी हमेशा जो है इंटरनेट के साथ साथ कॉल की फैसिलिटी नहीं देती, मतलब इंटरनेट जो प्रदान करेगी वो आईएसपी है, पर कभी कभी आज की डेट में देखोगे तो इंटरनेट के साथ साथ वॉइस कॉल भी प्रदान किया जा रहा है। मतलब जो कंपनी वॉइस कॉल दे रही है वो आपको इंटरनेट भी दे रही है। तो आप इसके मुख्य कार्य लिख सकते हैं। उसके अलावा एडॉक नेटवर्क, ढेर सारे मोबाइल, मतलब जितने भी मोबाइल है वो आपस में कनेक्ट है, किसके माध्यम से? बिना वायर के। ठीक है, अस्थायी नेटवर्क बोल सकते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं एक प्रकार से केंद्रीय आधार नहीं होता है, ये तो इधर उधर चलते रहते हैं। मोबाइल डिवाइसेस, सेंसर्स और वायरलेस उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन होता है इस प्रकार से, तो उसे हम एडॉक नेटवर्क बोल देते हैं। ठीक है, अस्थायी नेटवर्क स्वयं निर्मित होता है, अस्थायी नेटवर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि इसकी विशेषता है तो डायनेमिक नेटवर्क होता है, बदलते रहता है। पारंपरिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है और सेंसेबल होता है, यानी संवेदनशील वातावरण में उपयोग किया जाता है। ये मोबाइल एडॉक नेटवर्क यानी मैनेट भी इसे बोल देते हैं, और व्हीकलर एडॉक नेटवर्क यानी कि वीनेट भी बोल देते हैं। इसका जो है निष्कर्ष आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तीनों चीज़ें अलग अलग भी पूछी जा सकती है और एक साथ भी पूछी जा सकती है। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी? यूनिट 3 के बारे में हमने बात करी, IT टेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में उनके सॉल्यूशन की। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा आप जो है जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा।